हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आपके लिए रेलवे व्यापम स्पेशल साइंस। जी हाँ, अभी तक जो भी प्रश्न रेलवे और व्यापम के एग्जाम में आए हुए हैं, व्यापम से तात्पर्य यहाँ पर एमपी पीईबी जो एमपी के एग्जाम है उसमें भी साइंस के जो भी प्रश्न आए हुए हैं, उन सारे प्रश्नों को हमने पेपर से निकाल करके उसका सॉल्यूशन निकाल करके आपके सामने हम लेकर के आ गए हैं। देखिए, साइंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगामी जो भी एमपी की एग्जाम्स आने वाले हैं और रेलवे की जो 15 दिसंबर से एग्जाम आने वाले हैं, एनटीपीसी और ग्रुप डी, इन सब के लिए साइंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साइंस रेलवे में भी काफ़ी अच्छा रोल अदा करती है, साथ ही साथ में एमपी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी साइंस का काफ़ी लार्ज पोर्शन में यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं। ये है पार्ट 2। इससे पहले एक पार्ट हम लेकर के आ चुके हैं जिसमें 1 से लेकर के 30 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। इसमें 31 से लेकर के 60 तक हम क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, वन लाइनर फैक्ट वाइज। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। तो प्रश्न नंबर 31 है, लाल रक्त कणिकाएं कहां बनती हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि आरबीसी जो है वो कहां पर बनती है। इसका आंसर है अस्थि मज्जा, यानी कि बोन मैरो में बनती है आरबीसी, और आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पल्स। प्रश्न नंबर 32 पर चलते हैं, किसी लाल रक्त कणिकाओं का शमशान किसे कहा जाता है। मतलब कि लाल रक्त कणिकाएं कहां पर जाकर के लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी की मृत्यु हो जाती है। उसका आंसर है प्लीहा। प्लीहा में जाकर के आरबीसी की मृत्यु हो जाती है, इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का शमशान ग्रह, कब्रगाह आदि कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। तो देखिए, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहां पर होता है, यह पूछा गया है। तो यकृत में निर्माण होता है मानव शरीर में यूरिया का। प्रश्न नंबर 34 है, रक्त की अशुद्धि किस अंग में जाकर के छन जाती है। आंसर है वृक्क यानी किडनी में। तो देखिए, वृक्क जिसे इंग्लिश में किडनी कहते हैं, तो किडनी को मानव रक्त की छन्नी भी कहा जाता है। कई बार ये पूछा गया है प्रश्न घुमा करके, व्यापम के एग्जाम्स में ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि मानव रक्त की छन्नी किसे कहा जाता है। तो वृक्क या फिर किडनी को मानव रक्त की छन्नी कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। मानव की किडनी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है। तो उसका आंसर है कैल्शियम ऑक्जेलेट, और यही कैल्शियम ऑक्जेलेट जब अधिक मात्रा में जम जाता है तब आपको हो जाती है पथरी की बीमारी। तो कई बार पूछा जाता है कि पथरी किस एक चीज की बनी हुई होती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी हुई होती है पथरी। ये प्रश्न भी आपके प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, तो ये प्रश्न भी अपने दिमाग में रखिए कि पथरी जो है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। प्रश्न नंबर 36 है, जब किसी इस्पात की रॉड को गर्म किया जाता है तो वह क्या, उसमें परिवर्तन क्या होगा। तो वो भारी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन गमन करने लगेंगे। तो गर्म करने की वजह से क्या होता है, रॉड का वजन बढ़ जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। तो प्रश्न नंबर 37 है, कैप्सूल का आवरण किसका बना हुआ होता है। तो जो कैप्सूल का आवरण होता है वो स्टार्च का बना हुआ होता है। कुछ बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो कैप्सूल को खोल करके उसके अंदर का पाउडर पी लेते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं कैप्सूल तो प्लास्टिक का बना होता है, पेट में जाएगा तो हमको मतलब हानि पहुंचाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जो कैप्सूल का ऊपरी आवरण होता है वो स्टार्च का बना हुआ होता है। प्रश्न नंबर 38 है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करने के लिए उत्तरदायी है। इसका आंसर है अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो इंसुलिन स्रावित करने के लिए उत्तरदायी होती है। और इंसुलिन की अधिकता के कारण ही कौन सा रोग हो जाता है, तो डायबिटीज रोग हो जाता है इंसुलिन की अधिकता के कारण। प्रश्न नंबर 39 पर चलते हैं। तो देखिए, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर कॉर्निया। तो जब कोई नेत्रदान करता है अपना, तो उसका कॉर्निया वाला जो पार्ट होता है वही दान किया जाता है, यानी सबसे महत्वपूर्ण है मानव नेत्र में कॉर्निया। चलते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। तो देखिए, किसी कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो किस कारण जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसका आंसर है गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो सभी ग्रहों को अपनी ओर खींचे रहता है, और उसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं ग्रह। प्रश्न नंबर 21 है, कौन सा हार्मोन जो है लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। इसका आंसर है एड्रेनलिन। जो हार्मोन होता है उसे हम लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। यह प्रश्न कई बार रिपीट होकर के प्रश्न परीक्षाओं में आया हुआ है। 42 की ओर चलते हैं। तो देखिए, हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है। इसका आंसर है युगलीना। तो युगलीना को हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 43 है, पित्त रस किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है। तो यकृत के द्वारा पित्त रस पैदा किया जाता है, जो हल्के हरे रंग का होता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मानव के किस अंग से हल्के हरे रंग का कोई रस उत्पन्न किया जाता है, उस रस को क्या कहते हैं। तो उस रस को क्या कहते हैं, पित्त रस कहते हैं।
ठीक है, और एकत्रित कहाँ पर होता है? तो पित्ताशय में जाकर के एकत्रित हो जाता है। प्रश्न नंबर 44 की ओर चलते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? क्या कार्य है यहाँ पर हीमोग्लोबिन का? तो ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो हीमोग्लोबिन का कार्य है। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। देखिए प्रश्न कितना घुमा करके पूछा गया है। पहले प्रश्न आता था कि आरबीसी का कार्य बताइए, तो आरबीसी का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। अब क्या कहा? आरबीसी के अंदर जो होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। तो अब हीमोग्लोबिन का कार्य पहुंचा लिया है, तो जो कार्य आरबीसी का होगा वही कार्य हीमोग्लोबिन का होगा। प्रश्न नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्लोरोफिल जिसे हरित लवक कहते हैं, कौन सा धातु पाया जाता है इसके अंदर? तो मैग्नीशियम यानी कि Mg धातु जो है वो क्लोरोफिल या फिर हरित लवक के अंदर पाई जाती है। प्रश्न नंबर 46 है, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज्यादा प्रभाव कौन डालता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस जो होती है वो हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज्यादा प्रभाव यहां पर डालती है। प्रश्न नंबर 47 की ओर चलते हैं। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो डर्मेटोलॉजी कहते हैं मानव त्वचा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। चुने हुए प्रश्न हम लेकर के आए हैं सभी एग्जाम्स पेपर से निकाल करके। कुछ हमने प्रश्न रेलवे NTPC के एग्जाम्स लिए हैं और कुछ प्रश्न हमने व्यापम के जो एग्जाम्स होते हैं MPSI का, MP पुलिस का, MP जेल पैरी में 20 नंबर की साइंस आती है, तो वहाँ से हमने इन प्रश्नों को निकाला है। आपके लिए हम लेकर के आए हैं, पूरा समझाएंगे हम आपको, हर जानकारी देंगे जिससे एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 48 है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? कल हमने सबसे बड़ा पुष्प बताया था और ये है छोटा पुष्प। तो वुल्फिया जो है वो संसार का सबसे छोटा पुष्प है। और सबसे बड़ा पुष्प कौन सा था? तो रफलेसिया जो पुष्प होता है वो सबसे बड़ा पुष्प होता है। कल वाली वीडियो में हमने आपको बताया था। प्रश्न नंबर 49 की ओर चलते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त होता है, इसमें पूछा गया कौन सा ऐसा तत्व है जो कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग होता है यहाँ पर कृत्रिम वर्षा कराने पर। जहाँ पर बारिश नहीं होती है वहाँ पर सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करा करके कृत्रिम रूप से पानी की बारिश कराई जाती है। हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है साइंस वाली, उसमें हमने आपको बताया था कि दिल्ली में जब दीपावली के बाद पटाखों की धुंध छा जाती है तब वहाँ पर सिल्वर आयोडाइड के द्वारा बारिश कराई जाती है, जिससे कि जो प्रदूषण है वो नीचे दब जाए और वहाँ पर प्रदूषण का स्तर जो है वो कम हो जाए। एक बार आप जा करके हमारी प्लेलिस्ट जो बनी हुई है साइंस का हीरो के नाम से, सारे साइंस में के प्रश्न जो भी परीक्षाओं में आए हुए हैं वो सारे साइंस के प्रश्न वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे बाकायदा डिस्क्रिप्टिव के साथ में। चलिए प्रश्न नंबर 50 पे चलते हैं। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? ये प्रश्न तो कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। इसका आंसर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण या फिर प्रकाश का बिखराव जो होता है उसकी वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आलू का खाने वाला भाग कौन सा होता है? ये आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 51। तो इसका आंसर है तना। यानी आलू का जो खाने वाला भाग होता है वो तना होता है, जड़ नहीं होता है भाई, आप ध्यान रखिएगा। कई बार ये प्रश्न घुमा करके परीक्षा में पूछा गया है कि क्या वो भाग जड़ होता है? नहीं, आलू का जो खाने वाला भाग होता है वो तना होता है, जड़ नहीं होता है। प्रश्न नंबर 52 पे चलते हैं। तो हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किसकी वजह से? तो विषाणुओं की वजह से हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। इस रोग में क्या होता है? आपको पानी से डर लगने लगता है, ठीक है। और ज़्यादातर ये कब होता है? जब जैसे कोई कुत्ता या फिर बंदर आपको काट ले तो उसकी वजह से हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है, पानी से आपको डर लगने लगता है। प्रश्न नंबर 53 की ओर चलते हैं। तो ज्वालामुखी पर्वत से कौन सी गैस निकलती है? ये आपसे पूछा गया है। तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस जो है वो ज्वालामुखी पर्वत से निकलती है। जब ज्वालामुखी फूट जाता है तो उसके बाद उसमें से रह करके जो गैसेस निकलती रहती हैं उसमें सबसे ज़्यादा भाग होता है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 गैस का सबसे अधिक वहाँ पर भाग होता है। प्रश्न नंबर 54 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 54 है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फलस्क का मात्रक है ल्यूमेन। और यहीं पर हम बात कर लेते हैं, कैंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कई बार आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो कैंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है और ल्यूमेन जो है वो ज्योति फलस्क का मात्रक है। जरूर दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए ये प्रश्न परीक्षा में आता जरूर है। प्रश्न नंबर 55 की ओर चलते हैं। तो देखिए डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ये आपसे पूछा गया है। तो ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया हुआ MP व्यापम का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही फेवरेट प्रश्न है कि डॉपलर प्रभाव क्या होता है। तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि कैसे गमन करती है, किस भाग में सबसे ज़्यादा गमन करती है, हवा में या फिर आपका लोहे में, इस्पात में, कहाँ पर ज़्यादा गमन करती है, ये सारा का सारा जो संबंधित है वो डॉपलर प्रभाव से संबंधित है। तो डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। प्रश्न नंबर 56 की ओर चलते हैं। देखिए शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 57 की ओर चलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या है? ये रेलवे का फेवरेट प्रश्न है। तो MgOH जो है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है। जरूर दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपसे पूछे जाने वाले हैं। प्रश्न नंबर 58 की ओर चलते हैं। तो समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है, और कल हमने आपको मूत्र का पीएच मान बताया था। तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है और समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। देखिए, जो परीक्षाएं आने वाली हैं उसमें ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, आपको पता ही है। तो बहुत सारे सेट बनते हैं और बहुत सारे सेटों में जो है प्रश्न भी बहुत सारे आते हैं। रेलवे की बात अगर हम करें तो साइंस काफ़ी अच्छे नंबर का साइंस आता है, ठीक है। तो जो पीएच मान होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको दूध का मालूम होना चाहिए, समुद्री जल का, मूत्र का, पानी का, आंसू का, इन सब का पीएच मान आपको जरूर मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षाओं में आने ही आने वाले हैं। प्रश्न नंबर 59 है, प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक होता है? तो दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। आप ये मत सोचिएगा कि जो प्रकाश वर्ष है वो किसी और चीज़ का मात्रक होता है या फिर टाइम का मात्रक होता है। कई बार कंफ्यूज किया गया है कि प्रकाश वर्ष मात्रक होता है समय का, दूरी का या फिर तीव्रता का। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है, ना कि समय का मात्रक होता है। वर्ष देख करके समय मत लगा दीजिएगा। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई जो टोटल दूरी होती है वो दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? तो ग्रहों के बीच की दूरी या सूर्य के बीच की दूरी का हम जब अनुमान लगाते हैं तब हम यहाँ पर प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 60 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 60 है, कार्बन का शुद्धतम रूप कहाँ पाया जाता है? तो जो आपका हीरा है वो कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। इसीलिए हमने आपको कल भी बताया था कि हीरा और ग्रेफाइट, हीरा चमकता है, ग्रेफाइट काला होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन परमाणुओं की संख्या अलग अलग हो जाती है। हीरे में सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है, शुद्धतम रूप होता है कार्बन का, वो हीरा होता है, इसलिए हीरा चमकदार होता है और ग्रेफाइट काला होता है। तो ये थे प्रश्न नंबर 31 से लेकर के 60 तक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है। हम आपको ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि ये व्यापम की बात करें तो व्यापम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जो यूपी में एग्जाम्स आने वाले जिसमें साइंस आती है उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो जो हमने सीरीज चालू की है। ना केवल रेलवे के लिए बल्कि व्यापम और यूपी के सभी एग्जाम में जो भी प्रश्न साइंस के आते हैं वन लाइन फैक्ट के रूप में हम आपको क्लियर कराने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो ऐसी चलती रहेगी। ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि जिसका भी आप चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए आगामी जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी आ रही है उन सबको शेयर कर दीजिएगा। और आप भी बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।